गुड मॉर्निंग जी, क्या हालचाल। सुप्रभात सुप्रभात, क्या हालचाल भाई। बढ़िया, मस्त है। कल तक वाले में फोर व्हीलर और री इश्यू तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर उससे आगे बढ़े। करे भाई, शुरू करें। एक एग्जाम्पल लिखिए पहले तो। शुरू करें भाई। देखो, प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रपोर्शनेट जो है वो अपन क्या कर रहे हैं, उनको शेयर अलाउ कर रहे हैं। समझ आ रही बात? अपन क्या करेंगे, उनको किसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जो वो शेयर इश्यू करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनता है इसका। कुछ भी छोटा मोटा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समझ लीजिएगा। देखो, इश्यू है 1 लाख शेयर्स के एट 10 ईच, और अमाउंट पेबल है 2
और 1+4 मतलब कि ये जो 4 है ये कितने का हो गया, प्रीमियम का हो गया। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन रिसीव हो गई 3,55,000, और उसको अपन ने किस तरीके से दिया है, 5,000 जो एक कोई एप्लीकेंट था जिसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको अपन ने पूरा 5,000 अलॉट कर दिया। उसके बाद में एक एप्लीकेंट जो थे वो 30,000 के जो थे, उनको एक शेयर दिया गया, जो उन्होंने 2 शेयर मांगे, मतलब कि 2 के बदले में 1 शेयर दे रहे हैं, और उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसा है उनका, वो हमने अलॉटमेंट के लिए यूज कर दिया। उसके अलावा बाकी जो भी है उनका अपन ने क्या किया, प्रो राटा बेसिस पे जो वो अलॉटमेंट किया है, और एक्सेस जो भी है वो हमने अलॉटमेंट के लिए यूज किया, और उसके अलावा जो भी है वो अपन ने रिटर्न कर दिया। देखो, सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिएगा, एप्लीकेंट अपने हिसाब से नाम लिख दीजिए समझने के लिए ना। एक तो ये कौन से है जिसने 5,000 के लिए अप्लाई किया, ये जिन्होंने 30,000 के लिए, या फिर एप्लीकेशन 4, अलग अलग कौन से है, एक तो ए कैटेगरी वाला है जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया, वो है, और एक जो है ये बी कैटेगरी के जिन्होंने 30,000 के लिए किया। टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 3,55,000। 3,55,000 में से 35,000 ये है, तो बाकी वाले कितने हैं, ठीक है। समझ आ रही बात भाई, टोटल 3,55,000 जो है एप्लीकेशन आई है, जिसमें से कैसे कैसे आई है, एक जो है जो 5,000 एप्लीकेशन लेके आया, एक जो वो 30,000 एप्लीकेशन लेके आया, बाकी जो 3,20,000 की एप्लीकेशन अदर वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इनसे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, तो हम हर शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितनी मंगवा रहे हैं, 2-2 रुपये मंगवा रहे हैं। तो कितना है, 5,000 इंटू 2 10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, और 3,20,000 इंटू 2 6,40,000, ठीक है। इसके बाद में बात करें अगर इनको, शेयर अलॉटेड, टोटल अलॉटमेंट कितना है अपना, 1 लाख शेयर्स जो है वो अपने को अलॉट करने हैं, ठीक है। अब इस 1 लाख में से ये जो 5,000 वाले थे, इनको तो हमने कहा था कि 5,000 के लिए अप्लाई किया और 5,000 पूरे दिए। ये जो 30,000 थे, इनको क्या कहा कि 1 शेयर दिया 2 के बदले, मतलब कि 30,000 के बदले में कितने शेयर दे दिए इनको, 15,000 दे दिए। तो बाकी बचे कितने, 1 लाख में से 20,000 तो इन दोनों के पास चले गए, बाकी बचे 80,000 जो कि इनको देने हैं। 60,000 कहाँ पे आएगा भाई, तो ये नहीं है, एप्लीकेशन मनी रिसीव में 5 का 10, भाई सही है ना, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, इसके बाद में देखो, ये इनको शेयर अलॉट किए, अब इनकी एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी होती है, 5,000 शेयर अलॉट किए तो कितने, 10,000, 15,000 इंटू 2 कितने, 30,000, और उसके बाद में 1,60,000। अमाउंट
अवेलेबल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब देखो, इनसे पैसा मिला कितना था, एप्लीकेशन मनी 10,000। इनकी ड्यू कितनी, एप्लीकेशन मनी 10,000। तो पूरे 10,000 के 10,000 एडजस्ट हो गए, तो एक्स्ट्रा कुछ भी बचा है क्या, नहीं। इन्होंने दिए थे बेचारों ने 60,000 रुपये, एप्लीकेशन में इनके यूज हो गए 30,000, बाकी एक्स्ट्रा कितने बचे इनके, 30,000 अभी भी पड़े हैं। इन्होंने 6,40,000 दिए थे, 6,40,000, जिसमें से 1,60,000 जो इस्तेमाल हो गए, तो कितने बचे, 5 और 4 80, 4,80,000। ठीक है, समझिएगा भाई, इसने दिए 10,000 और उनको एप्लीकेशन मनी देनी थी 10,000, तो 10,000 के 10,000 एडजस्ट हो गए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। इन्होंने 60,000 दिए, लेकिन एप्लीकेशन मनी बनती इनकी जो ड्यू होती है वो 30,000 ही, क्योंकि उनको 2 के बदले में 1 शेयर दिया गया है, तो वो 2 शेयर के हिसाब से 60,000 दे दिए, जबकि उनको 30,000 ही देने थे, तो एक्स्ट्रा उनके पड़े 30,000। और इनके जो 6,40,000 है, 6,40,000 में से इनके बनते 80,000 शेयर बने, जिसमें से 80 इंटू 2 1,60,000 हो गए। बाकी का एक्स्ट्रा पैसा जो भी है वो क्या है, ये 4,80,000 एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद में हमने कहा कि एक्स्ट्रा जो भी है उसको क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे करेंगे। तो अलॉटमेंट का ड्यू कितना होता है, अब इस ए कैटेगरी वाले को तो अपन क्या कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा पैसा कुछ भी है नहीं, तो अपना अलॉटमेंट ड्यू पे कितना है वो चाहे लिख ले दो, लेकिन वो काम नहीं आएगा। कितना बनता है, 5 रुपए के हिसाब से 5,000 इंटू 5, 25,000 इनका बनता है। इनका 15,000 इंटू 5, 64, 5, 75, 75,000। और इनका 80,000 इंटू 5, 8 पंज 40, मतलब कि 4 लाख। एक्सेस अमाउंट यूज्ड फॉर अलॉटमेंट। इसके पास तो एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ है ही नहीं, तो अलॉटमेंट के लिए कुछ इस्तेमाल होगा क्या, नहीं। इसके अलॉटमेंट के 75,000 जो वो ड्यू होते हैं, लेकिन पैसा एक्स्ट्रा है कितना, सिर्फ 30,000। तो क्या अलॉटमेंट पे पूरा यूज कर पाएंगे क्या, नहीं। 75,000 ड्यू होते हैं, जिसमें से 30,000 जो क्या कर देंगे यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, बाकी का जो क्या रहेगा, बाकी रह जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट का पेंडिंग कितना रहेगा, अगर आप यूं ही चेक करना चाहे तो अलॉटमेंट का इनका पेंडिंग कितना रहेगा फिर, 45,000। समझ आ रही बात, इनका 480 का बनता है, सॉरी 4 लाख बनता है, और 480 इनका एक्स्ट्रा पड़ा है, तो पूरा का पूरा अपन क्या कर देंगे, 4 लाख जो वो यहाँ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर भी 80,000 पड़े हैं, उनको क्या करेंगे फिर, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टू एप्लीकेंट। 80,000 जो इनको क्या कर देंगे, रिटर्न कर। समझ आ रही बात, एक बार पूरा का पूरा देख लीजिए। 3 कैटेगरी के जो है लोग थे। पहली कैटेगरी के वो जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाई किया और 5,000 पूरे के पूरे शेयर मिल गए। दूसरे वो जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया और उनको 15,000 मिले। फिर तीसरी कैटेगरी बाकी वाले जो 3,20,000 और उनके लिए शेयर बचे 80,000। प्रो राटा मतलब अगर प्रपोर्शन निकालना हो या रेशियो निकालना हो, तो इन सी कैटेगरी का क्या हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000। 100 के हिसाब से भी निकाल सकते हो और 1 के हिसाब से भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। 25, तो 100 के बदले में 25 शेयर इनको मिल रहे हैं। ठीक है, पैसा कितना दिया इन्होंने, 10,000।
30,000 पे इन्होंने 2 के हिसाब 60,000, 3,20,000 पे इन्होंने दिया 6,40,000। अब एप्लीकेशन मनी इनकी बनती है कितनी, 5,000 शेयर है तो 5,000 इंटू 2 10,000, 15,000 इंटू 2 30,000, 80,000 इंटू 2 1,60,000। अब इन्होंने 10,000 दिए, 10,000 पूरे के पूरे एप्लीकेशन मनी में यूज हो गए, एक्स्ट्रा कुछ भी बचा है क्या, नहीं। इन्होंने 60,000 दिए, 30,000 यहाँ यूज हो गए, बाकी एक्स्ट्रा कितने बचे 30,000। यहाँ 6,40,000 थे, उसमें से 1,60,000 जो अपन ने यूज कर लिए, बाकी कितने बचे 4,80,000। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में इनको अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो 5,000 इंटू 5 कितने 25,000, 5,000 इंटू 5 75,000, और 5,000 सॉरी 5,000 इंटू 5 25,000, 15,000 इंटू 5 75,000, और इनके 80,000 इंटू 5 4,00,000 रुपए इनके ड्यू बनते। अब इसका एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ है 30,000, तो 30,000 तो यूज कर लेंगे, बाकी 45,000 इनका बाकी रह जाएगा। इसके तो एक्स्ट्रा कुछ बचा हुआ है नहीं, तो अलॉटमेंट पे यूज होगा नहीं। इसके 4,80 है, जिसमें से 4 जो क्या कर देंगे यहाँ यूज कर देंगे, बाकी जो है वो एक एक्सेस जो है 80,000 उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। क्वेश्चन कहेगा तो, क्वेश्चन कह देता है तो करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन ने लिख दिया कि एक्सेस जो भी है वो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। किया जा सकता है, वो उनके आपस में कॉन्टेक्ट की बात है। अपन ने कहा था कि अब वो डेट जो है वो रिटर्न करें। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट याद है आपको, पढ़ा हुआ है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कॉन्सेप्ट आपको याद है। याद है। देखो भाई, एक बार उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले कॉन्सेप्ट को भूल के जवाब दीजिएगा। मान लीजिएगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ अभी के लिए 5 मिनट के लिए, बाकी परमानेंट नहीं भूलना है ना। 5 मिनट के लिए भूल जाइए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और फिर इन बातों का जवाब दीजिए। हमने जैसे क्या किया, एक डिबेंचर इश्यू किया। क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई मना नहीं। हमने एक डिबेंचर इश्यू किया 100 रुपए का, और हमने कहा कि हम क्या करेंगे 10% इंटरेस्ट देंगे, जिसकी लाइफ जो है वो 5 साल होगी। और उसके बाद में 5 साल के बाद में हम क्या कर देंगे, उसको रिडीम कर देंगे। कितने पे, 100 पे। ठीक है। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया नमस्ते आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन्वेस्टर के हिसाब से अगर देखें, पहले साल उसे क्या मिलेगा, 100 रुपये पे 10% के हिसाब से
10 रुपये ब्याज का मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल क्या मिलेगा? 10 रुपये ब्याज का मिलेगा। तीसरे साल क्या मिलेगा? 10 रुपया ब्याज का मिलेगा। चौथे साल क्या मिलेगा? 10 रुपया ब्याज का मिलेगा। और पांचवें साल 10 रुपये ब्याज का मिलेगा। उसके अलावा 100 रुपये इसके गए होंगे, जो कि पांचवें साल इसको वापस 100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि हम थोड़ा सा स्कीम में चेंज लाना चाहते हैं। हमने कहा लाओ। उन्होंने कहा कि हम 100 रुपये का शेयर इश्यू करेंगे, ब्याज देंगे हम 8% इंटरेस्ट देंगे। लाइफ वही जो है वो 5 साल है, और रिडम्पशन जो है वो है आपका 110 रुपये। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? फर्स्ट ईयर के अंदर कितना मिलेगा? 8 रुपये। सेकेंड ईयर में कितना देंगे? 8 रुपये। थर्ड ईयर में कितना देंगे? फोर्थ ईयर में 8 रुपये। फिफ्थ ईयर में यूँ देखे तो कितना मिलेगा? 8 रुपये ये मिलेगा। बाकी 100 का शेयर 110 पे रिडीम होगा, मतलब कि 10 रुपया यहाँ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि भाई यहाँ 100 जाएगा तो लास्ट में 110 वापस आएगा। क्लियर है? अब अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका इफेक्ट हटा दिया जाए, तो उस केस के अंदर आप इन दोनों शेयर में से इन दोनों में से कौन सा डिबेंचर लेना पसंद करेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करना है, उसके बिना अगर आप करें तो आप कौन सा डिबेंचर जो वो सब्सक्राइब करना पसंद करेंगे? अगर हम ये मान लें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम की कोई चीज है नहीं। बी क्यों? बी का कोई स्पेसिफिक कारण? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करना है, भावनाओं में बह के आंसर नहीं दे। ए। ए क्यों भाई? ए क्यों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करना है, फिर जवाब देना है। इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा। ठीक बात, देखते हैं कितना मिलता है इसमें। 10, 20, 30, 40 और 50। कितना ब्याज मिला टोटल? 50 रुपये। 100 रुपये पे एक्स्ट्रा कितने मिले? 50 रुपये। यहाँ कितना मिल रहा है? कोई भी 8, 8, 8, 8 और 8, कितना हो गया? 40 रुपये। ठीक है, उसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 100 के बदले में 110 मिलेगा, तो 10 रुपया मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा? 50 रुपये। कोई भी चलेगा, दोनों में ही 50-50 रुपये। समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। वो इंस्टा पे रील चलती है ना, अरे भाई कहना क्या चाहते हो ऐसा। यहाँ पर जो अपन इंटरेस्ट जो है ना, ये जैसे रिडम्पशन वैल्यू को ज्यादा करना या कम करना, ये माना जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, एक तरीके का इंटरेस्ट का ही एडजस्टमेंट है। समझ आ रही बात भाई? 100 के बदले में आप 110 जो है वो दे रहे हो, तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा है, ये आप अल्टीमेटली क्या दे रहे हो? ये 10 रुपये आपका क्या है? अल्टीमेटली एक तरीके से ब्याज है। अब हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। कई जो जीरो कूपन बॉन्ड देते हैं, जिसमें जो ब्याज देते ही नहीं है, डीप डिस्काउंट करके जो
इश्यू करते हैं और लास्ट के अंदर जो फिर उसकी फेस वैल्यू है उसके ऊपर जो क्या कर देते हैं, रिडीम कर देते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है 10 रुपए, ये कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं कि ये एक तरीके का ब्याज है। समझ आ रही बात? अब जैसे किसी कंपनी को अपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट बढ़ाना है, किसी को अपन अगर जैसे इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर उन्हें प्रॉफिट जो वो ज्यादा शो करना है, तो वो क्या करे कि 100 रुपए 0% वाले इंटरेस्ट जो वो इश्यू कर दे, लाइव वही 5 साल रखे, ठीक है, और रिडम्शन वैल्यू रख दें उसकी 150 रुपये। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करें भाई, अगर वो करते तो उस केस के अंदर थोड़ी सी वैल्यू वो बढ़ा देता है ना। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना, 0, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना, 0, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना, 0, फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट कितना, 0, फिफ्थ ईयर के अंदर क्या कहते हैं हम कि रिडम्शन के वक्त प्रीमियम लॉस कितना आ रहा है, 50 रुपये। टोटल यहाँ भी कितना आ रहा है, 50 रुपये। समझ आ रही बात? इन तीनों में से कोई भी ले, उसको अल्टीमेटली जो सब्सक्राइबर है उसको कोई खास फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करें तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। लेकिन कंपनी के स्टेटमेंट पे देखें तो यहाँ पर उसका ब्याज कितना कितना जाएगा, हर साल 0,000 जाएगा, और लास्ट साल के अंदर यहाँ इसी साल के अंदर 50 रुपए का खर्च आएगा। तो वो 4 साल अपना इनकम स्टेटमेंट जो उसके अच्छे खासे दिखेंगे, इस साल के अंदर जरूर उसको थोड़ा सा ज्यादा जो है वो खर्चा दिखेगा, लेकिन वो इस तरीके से क्या कर सकता है, एडजस्टमेंट जो वो कर सकता है। ये की ये चीजें इनको भी समझ आई, कंपनी एक्ट वगैरह को, और उन्होंने कहा कि ये जो तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो ये यहाँ पर या ये यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने कहा इश्यू करेंगे एट डिस्काउंट 90 रुपये पे, और उसके बाद में इंटरेस्ट 8 रुपये, और उसके बाद में रिडम्शन वैल्यू जो है वो 100 रुपये। तो फिर क्या होगा, फर्स्ट ईयर के अंदर 8 रुपये, सेकेंड ईयर में 8 रुपये, थर्ड ईयर में 8 रुपये, फोर्थ ईयर में 8 रुपये, और फिफ्थ ईयर में 8 रुपये। तो और शुरुआत के अंदर जो वो आपको पैसे कम कितने मिले, 10 रुपये। ये भी एक तरीके का क्या है, खर्चा। तो इन्होंने कहा कि ये जो है आप रिडम्शन के वक्त प्रीमियम दे रहे हो या इश्यू करते वक्त डिस्काउंट जो वो दे रहे हो, ये सारा का सारा देखने में इनके नाम डिस्काउंट और ये है प्रीमियम ऑन रिडम्शन वगैरह, लेकिन है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरीके से इंटरेस्ट को कंपनसेट करने के लिए अमाउंट जो है वो बनते हैं। हमने कहा कि इससे क्या, उन्होंने कहा कि इससे ये होगा कि आप जो ये कलाकारी कर रहे हो या तो अपने इनकम स्टेटमेंट या इस तरीके से करने के लिए, या फिर आप जेन्युइन भी हो सकते हो, लेकिन अब से हम क्या कहते हैं कि आपको इस तरीके से करना। हमने पूछा किस तरीके से करना, उन्होंने कहा कि ये जो आपका अमाउंट है ना, इस अमाउंट को जितने इसकी लाइफ है ना, उस लाइफ के अंदर जो क्या कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। हमने कहा किस अमाउंट को, उन्होंने कहा कि अगर आप इश्यू करते वक्त डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उस वक्त जो भी लॉस हो रहा है उस अमाउंट को आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर जितना भी आपका बनता है उस पर क्या कर दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा कि ये 10 है, इस 10 को 5 सालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितना कितना हो जाएगा, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये, और यहाँ भी कितना, 2 रुपये। तो आपके हर साल इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 8 रुपये ब्याज जाएगा, और 2 रुपये जो है ये प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर जो है ये जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका यहाँ ब्याज का कितना जाएगा, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, और आपको पता है कि एक्चुअल में इसका जाना भी कितना चाहिए, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। उसके बाद में यहाँ जो है 50 रुपये है, कितना है, 5 साल है, तो हर साल कितना करो, 10 रुपये, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, सब में बढ़ जाएगा। देखो कहने को जो है
ये एक्स्ट्रा 10 रुपए जो हम क्या कह रहे हैं कि रिडम्पशन पे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये रिडम्पशन पे जो पैसा दे रहे हो ना, ये रिडम्पशन पे आप एक्स्ट्रा पैसा देना, रिडम्पशन पर एक्स्ट्रा देना, या इश्यू के समय डिस्काउंट देना, ये अल्टीमेटली इंटरेस्ट को कंपनसेट करते हैं। कि भाई ये जो आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, समझिएगा, मैंने कहा कि 100 रुपये का डिबेंचर और 10% इंटरेस्ट दूंगा। आपने कहा ठीक है सर दे दीजिए, जो अपन ले लेंगे 5 साल के हिसाब से। मैंने कहा यार सुनो भाई, एक काम करें, जो अपन जो है वो ये इंटरेस्ट आपको 8% ही दो। तो आपने कहा पागल हो क्या, 8% क्यों भाई? मैंने कहा एक काम करो, चिंता मत करो, मैं आपको लास्ट में 110 दे दूंगा। आप क्या कहोगे? हाँ ठीक है, 8 × 5 जो है ये मिल जाएगा, और 10 रुपये यहाँ मिल जाएगा, तो टोटल कितना ये का ये 50 रुपये मिल जाएगा। मैंने उनको कहा कि यार एक काम करूँ, मैं जो है वो आपको 8% ही ब्याज दूंगा। आपने कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। मैंने कहा कि एक काम करो, आप शुरू में मुझे 90 रुपये दे दो, मैं लास्ट में आपको 100 रुपये वापस दे दूंगा। देख लो, 8 × 5 ये, और 90 का 100 दूंगा तो मैं 10 रुपये ये। तो अल्टीमेटली आपको तो यहाँ भी 50 मिल रहे हैं, यहाँ भी 50 मिल रहे हैं, और यहाँ भी 50 मिल रहे हैं, आपको तो कोई नुकसान है नहीं। ठीक है। अब आपने पूछा कि ऐसा करने से आपको मजा क्या आ रहा है, मतलब टाइम पास ऐसा कर क्यों रहे हैं? मैंने कहा देखो, यहाँ अगर मैं 10% करूंगा तो हर साल मेरा खर्चा आएगा 10 रुपये, 10 रुपये, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ अगर ये मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% रखूंगा तो हर साल मेरे को खर्चा कितना दिखेगा? 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये। मेरा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेज कितना जाएगा? 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये। और उस हिसाब से मेरे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंडीशन जो वो अच्छी दिखेगी। तब फिर कंपनी जेट ने कहा कि तुम्हारी कलाकारी हम समझ गए। उन्होंने कहा कि अगर आप रिडम्पशन के वक्त एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो तो वो अल्टीमेटली किसको कंपनसेट करने के लिए दे रहे हो? ब्याज को कंपनसेट करने के लिए। समझ आ रही बात भाई? जैसे मैंने कहा 8% ब्याज ले लो, आपने कहा पागल हो गया, 8% पे जो थोड़ी काम करेंगे, 8% पे क्यों लेंगे हम? तो मैंने कहा कि एक काम करो, 110 ले लो। तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो दे रहा हूँ वो मैं किस कारण दे रहा हूँ? ताकि आपका इंटरेस्ट जो है उसका हिस्सा जितना कम पड़ रहा है वो यहाँ से क्या हो जाए? कंपनसेट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप यहाँ पर प्रीमियम देते हो या फिर शुरुआत के अंदर इश्यू करते हो, डिस्काउंट देते हो, इसको आप क्या करो, इन 5 सालों में बांट दीजिए। लाइफ जितनी भी है, 5 साल है, 10 साल है। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं, एक तरीके से इंटरेस्ट का ही भाग है। एक इंटरेस्ट आप इस तरीके से दे रहे हो, दूसरा इंटरेस्ट जो आप रिडम्पशन के वक्त प्रीमियम के रूप में या फिर इश्यू के वक्त डिस्काउंट के रूप में जो वो इंटरेस्ट जो वो दे रहे हो, तो ये जितना भी है उसको क्या करो, हर साल में बांट दो। तो ये 8+2, 8+2, 8+2, ये इस तरीके से आपका हर साल 8 रुपये तो ब्याज के नाम से जाएगा पीएनएल में, और 2 रुपये जो है वो आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है उस नाम से जो किस में जाएगा? पीएनएल के अंदर जाएगा। तो टोटल कितना? 10-10 जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 8 रुपये आपका हर साल ब्याज का जाएगा, और उसके अलावा 10 रुपये आपके जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट क्या है? कुछ भी नहीं है, एक तरीके से इंटरेस्ट को कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये कहेंगे 10 रुपये है, 5 साल के है, तो हर साल का कितना है? 2 रुपये। ये तो ये 2 रुपये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नाम से है, और ये हर साल आपके क्या जाएंगे? पीएनएल के अंदर जाएंगे। क्लियर भाई? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? अब हो क्या सकता है, देखो, अब इश्यू करें
पार पे और रिडीम करें प्रीमियम पे। ठीक है, इश्यू करें पार पे, रिडीम करें पार पे, इश्यू करें पार पे और रिडीम करें डिस्काउंट पे। ठीक है, सोच समझ के बताइएगा। यहाँ पर आपके जो है खर्चा क्या शो होगा, इंटरेस्ट, प्रीमियम या कुछ क्या क्या खर्चा जो है वो शो होगा। पहले वाले केस में बताइए। या फिर वही एग्जांपल ले लीजिए, 5 साल, 5 साल। ठीक है, और ये 100 रुपये, ये प्रीमियम पे मतलब कि 110 रुपये, ये 100 रुपये और रिडम्शन या 90 रुपये पे। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10% मान लीजिए। तो यहाँ आप बताइए कि हर साल आपका खर्चा कितना जाएगा। पहले वाले केस में हर साल खर्चे के रूप में कितना लिखा जाएगा। वो ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है वो ऊपर रह गया है ना। अब ये नहीं कि भाई सब में इक्वल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अब अलग अलग होगा। आराम से सोच समझ के जवाब दें और पिटने से बचें। 12 रुपये, 10 + 2 12 रुपये, कि भाई 10% है, ये हो गया 10 रुपये। और उसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो 10 रुपये दे रहे हो, डिवाइडेड बाय 5, ये 2, तो आपका हो गया 10 + 2 12 रुपये। ठीक, सेकंड वाले केस में 10 रुपये, कितने, 10 रुपये। ठीक भाई, दो कैसे भाई, 10 रुपये, क्योंकि यहाँ ऐसा ऐसा और कोई प्रीमियम वगैरह कुछ भी है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंटरेस्ट का पैसा बनता है। ठीक है, तीसरे वाले केस में बताइए। दस माइनस दो 8, कि सर 10 रुपये तो ब्याज के, उसके अलावा 10 रुपये ये जो लॉस होगा डिवाइड बाय 5, तो ये हो गया सर 10 रुपये माइनस 2 रुपये, 8 रुपये। एक आंसर आ रहा है 10 रुपये। 8 + 2, भाई 8 + 2 कैसे कर रहे हो, इश्यू हो रहा है पार पे, रिडीम हो रहा है डिस्काउंट पे। आराम से सोच लीजिए। हमने उनको कहा कि 100 रुपये दीजिएगा, हमने कहा लास्ट में हम आपको वापस 90 रुपये देंगे। तो इस केस के अंदर शेयर होल्डर को जो है वो क्या होगा, 2 रुपये का नुकसान होगा, कंपनी को 2 रुपये का फायदा होगा। 8 रुपये या 10 रुपये, 8 रुपये या 10 रुपये, 10 - 2 8 रुपये, मतलब ये नहीं है ना। कंफ्यूज, ओके। भाई देखो, अगर कोई इंसान ऐसा हो जो
जिसको कोई नया मिलते ही वो पुराने वाले को भूल जाए तो उस इंसान को आप कैसा कहोगे, अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? अगर कोई ऐसा है जो जैसे ही उसको कोई नया साथी मिल गया वैसे उसने क्या किया, पुराने वाले को भूल गया, उसको आप अच्छे की कैटेगरी में रखोगे या पुराने के बुरे की कैटेगरी में रखोगे? बुरे की कैटेगरी में। सीधी सी बात है, लपड़ खाए वैसा आदमी है। तो भाई ये आप जब कर रहे हो तो एक आपने पुरानी एक बात जो है पढ़ी थी, जैसे कहते थे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, उसको बिल्कुल भूल कैसे जा रहे हो? भाई प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे ही हो, थियोरेटिकल और एग्जाम के अंदर वैसा नहीं होना है। समझ आ रही बात? एक चीज थी कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो कहता था कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा ना तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। समझ आ रही बात? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। समझ आ रही बात? ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की हम डिबेंचर जब रिडीम करेंगे तो 90 में करके 10 रुपए बचा लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी बकवास बातें करने से कोई मतलब नहीं, अगर बच जाए तो ठीक, लेकिन ऐसे इस तरीके से करने से मतलब नहीं। और अगर ऐसा आप करेंगे, करने की छूट देंगे तो उस केस के अंदर हम तो सीधा कहेंगे कि भाई 100 रुपये में इश्यू कर रहे हैं, 10% ब्याज है, लास्ट में 50 रुपये में रिडीम करेंगे। ये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये और माइनस क्या कर देंगे, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10, लास्ट में जो मना कर देंगे कि भाई नहीं, फिर हमने पार पे ही करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उसे तब तक मत लिखिए जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाता है। तो इस केस के अंदर लास्ट में जाके आप 90 रुपये पे जब रिडीम करते हैं, एक्चुअल में 90 रुपये पे रिडीम कर दें तो उस वक्त प्रॉफिट लिख दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो इस प्रॉफिट को आप मत लिखिएगा। समझ आ रही है बात क्या ये, कि उससे पहले जो है आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ आंसर जो 10 आएगा या 8 आएगा? यहाँ 10 आएगा या 8 आएगा? समझ आ रही है बात आपको? क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है। अब उसके अलावा और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि डिस्काउंट पे इश्यू करें और फिर प्रीमियम पे करें, पार पे करें या डिस्काउंट पे करें। ठीक है। नॉर्मली जैसे जब भी एग्जाम में आता है ना तो रिडम्पशन डिस्काउंट पे पूछा नहीं जाता, उसका कारण ये है कि डिस्काउंट पे रिडम्पशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जो सारा कुछ समझ रहे हैं। यहाँ जो है वो 100 रुपये में इश्यू किया, सेम ही कंडीशन है ना, 10%। ये जो है वो अपन सॉरी डिस्काउंट पे मतलब कि 90 पे इश्यू किया, ये 110 पे दिया, 100 पे दिया और 90 पे दिया। बताओ भाई, तीनों केस में बताओ। पहले वाले में कितना आएगा, 10 रुपये तो ब्याज का है, उसके अलावा 20 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया,
10 प्लस 4, 14 रुपये। इंटरेस्ट वही 10% है ना, ठीक है। 90 और 100 पे, तो 10 रुपये तो ब्याज का, एक्स्ट्रा 10 रुपये दे रहे हो, 5 साल में कितना हो गया ये? 10 प्लस 2, 12 रुपये, ठीक है। ये थर्ड वाले में बताइए भाई। नहीं, फेस वैल्यू पे होगा, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। क्लियर है भाई? थर्ड वाली सिचुएशन बताइए। थर्ड वाले में आंसर बताइए, 10 या 12। 10 या 12, तो वही सेम, 10 रुपये ब्याज का, और इश्यू पे डिस्काउंट दे चुके हैं, तो ये हर साल का 2-2 रुपये, 10 + 2, 12। सर ये वापस हम प्रीमियम, सॉरी रिडम्पशन जो वो डिस्काउंट पे करेंगे, करेंगे तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जब करो तब कर लीजिएगा। समझ आ रही बात? पहले कम करोगे क्या? नहीं करोगे? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? लास्ट केस ले लेते हैं जिसमें अपन इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर, मतलब कि जैसे 110 पर, रिडम्पशन जो है वो हम कर रहे हैं 110 पर, प्रीमियम पर पार पर, और डिस्काउंट पर 90 पे। बताओ भाई, पहले दूसरे तीसरे केस का सीक्वेंस वाइज जो वो आंसर लिखिए, खर्चा कितना लिखेंगे? पहले वाले केस में कितना होगा भाई? 110 और 110, 10 रुपये ब्याज का तो लिखना ही है, ठीक।
1088। ओके ओके ओके। देखो भाई, ये जब 110 मिलेंगे तो डिबेंचर में कितने जाएंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने जाएंगे? सर, 100 रुपये डिबेंचर में जाएंगे, 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे। ठीक, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, उसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है क्या? नहीं, जो गए सो गए। अब समझिएगा, ये जो है, ये जो 10 रुपये आप प्रीमियम पे लिखोगे ना, उसको लिखा कैसे जाता है एंट्री में? लॉस ऑन रिडम्पशन या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना लिखा जाएगा? 10 रुपये लिखा जाएगा। अब ये जो 10 रुपये ना, इस 10 रुपये को आपको क्या करना है, 5 साल के अंदर लिखना ही लिखना है। तो कितना होगा? 10 + 5, सॉरी 10 + 2 कितना? 12। सर लेकिन ये जो 10 रुपये है एक्स्ट्रा, ये जो 10 रुपये यहाँ पर शुरुआत के अंदर एक्स्ट्रा है, वो चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 वो कहेगा कि मेरे अब जो है इसके बारे में देखना भी नहीं। समझ आ रही बात? ये मेरे पास आ चुके हैं, इसके बारे में अब देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इश्यू के वक्त प्रीमियम मिलेगा ना, वो अपने लिए फिर बाकी टाइम में यूज करने लायक रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ चला गया? सेक्शन 52 के कंट्रोल में, और सेक्शन 52 के कंट्रोल में जाते ही ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब जो है ये रहेगा कैसा इश्यू? 100 रुपये का है, 10 रुपये प्रीमियम दोगे आप लॉस के वक्त, अरे रिडम्पशन के वक्त, तो ये एक्स्ट्रा 10 रुपये है। तो आपका कितना होगा? 10 ÷ 5 2 12। और अगर 100 का है, 100 पे कर रहे हो तो 10 हो जाएगा। 100 का है, 90 पे प्रॉफिट होगा तो होगा, उस वक्त लिख दीजिएगा। बाकी रहेगा कितना? 10 रुपये। क्या ये सारी बातें समझ आई? क्या इतनी बातें सही समझ आई? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। ठीक है, अपन इसके एंट्री जो बाद में देख लेंगे, मतलब नोट्स के साथ देख लेंगे। एक बार इसमें एक दो पॉइंट और बचते हैं, वो वाले देख लेते हैं। सिंपल से एक है डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? एज ए गारंटी दे रखे हैं कि भाई ये जो है, जैसे मैंने एसेट खरीदा और उसका 5 लाख बनता है, मैंने कहा कि 5 लाख जो मेरे को उधार दे दीजिए, मैं कुछ समय बाद दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन गारंटी, हमने कहा कि गारंटी के रूप में ये हमारे डिबेंचर रख लीजिए 5 लाख रुपए के, मैं 1 साल में लौटा दूंगा और ये डिबेंचर लेके चला जाऊंगा। अगर नहीं ले जाता हूँ तो उस केस के अंदर आप इन डिबेंचर को क्या कर लीजिएगा? इश्यू किया हुआ मान लीजिएगा। या फिर हम जैसे कोई बैंक में लोन लेने गए, उन्होंने कहा कि ठीक है ये लीजिए 5 लाख रुपए का आप लोन चाहते हैं, ये लो 5 लाख रुपए, तो हम लोन आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के रूप में क्या दोगे? हमने कहा कि सिक्योरिटी के रूप में ये हमारे डिबेंचर है और इन डिबेंचर को आप रख लीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है ये डिबेंचर हमें दे दीजिए। तो ये जो है ये डिबेंचर क्या है? एक तरीके से किस रूप में है? गारंटी के रूप में पड़े हैं। जब डिबेंचर ये जो है एज ए कोलेटरल दोगे तो एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से? बताओ भाई। जब आप एज ए कोलेटरल दोगे किसी को अपने डिबेंचर, तो क्या एंट्री करना पसंद करोगे?
कोई एंट्री नहीं होगी। समझ आ रही बात? कोई एंट्री करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं क्या? नहीं, एज ए गारंटी पड़े हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है अभी, तो उस वक्त कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपसे लोन लिया तो उस वक्त लोन के केस के अंदर आपने कहा कि भरोसा कैसे करें, मैंने कहा कि ये लो डिबेंचर मेरे एज ए गारंटी रख दो, तो वो आपके पास पड़े हैं, आप उसका मालिकाना हक जो है वो नहीं आया आपके पास। तो मैंने किसी को डिबेंचर इश्यू किए हैं क्या? नहीं किए। कल को लोन जो है वो जैसे 1 साल में मुझे चुका देना चाहिए था, 1 साल पूरा हो चुका है और उसके बाद में मैंने नहीं चुकाए, और उस केस के अंदर आपने डिबेंचर जो वो उनको इश्यू करवा लिया, तो उस केस के अंदर जो है तब क्या करोगे आप? एंट्री करोगे। और कैसे एंट्री करोगे? जैसे नॉर्मल डिबेंचर इशू करने की एंट्री करते हो ना, उसी तरीके से उसे किया जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक की बात? डिबेंचर आप इश्यू कर कैसे सकते हो? कैश के बदले में कर सकते हो, तो आप क्या कहोगे? कैश टू डिबेंचर। अगर कोई एसेट खरीद रहे हो और उसके बदले में दोगे तो क्या कहोगे? एसेट टू। और कोई लाइबिलिटी है आपकी और उसके भुगतान के लिए डिबेंचर दोगे तो लाइबिलिटी टू डिबेंचर। क्लियर है भाई? आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हो, उसके बदले में पैसा ले सकते हो, कोई असेट ले सकते हो या कोई लाइबिलिटी के रूप में ले सकते हो। क्लियर है? बाकी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है नहीं, अपन इसको आगे जो है नेक्स्ट कल के सेशन में इसको एक बार नोट से जो है वो इसको देख लेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। क्लियर है भाई यहाँ तक का? क्लियर है? तो यहाँ तक का एक बार रिवीजन कीजिएगा, बाकी कल जो है नोट्स के साथ अपन इसको एक बार चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है? तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर सुना उसके लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, मिलते हैं अपन कल मॉर्निंग के अंदर इसी टाइम 8 बजे, है ना? और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा।